नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका ग्रेविटेशन, जिसकी हमें डेरिवेशंस करनी है। तो एक दो छोटी छोटी डेरिवेशंस है वो मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको। तो देखो, फर्स्ट वन इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटेशन लॉ की डेफिनेशन आपको ऑलरेडी पता है, आपने नाइन्थ में भी की है, तो अब आपको वो ऐसे याद होगी कि जितने भी पार्टिकल यूनिवर्स में होते हैं उनका मास तो होता ही है, उसकी वजह से उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ये न्यूटन ने दिया था। तो मैं यहाँ ऐसे दिखा देता हूँ। ये मैंने जो डायग्राम बनाई है वो वेक्टर फॉर्म के लिए बनाई हुई है। ठीक है, अभी आपने इसके लिए जो डायग्राम बनानी है वो आप ऐसे बना सकते हो। देखो, एक कैपिटल एम ले लिया क्योंकि मैंने यहाँ लिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद उससे कुछ दूरी पे छोटा वाला एम ले लिया और इनके बीच का डिस्टेंस दे दिया आर। तो ये डायग्राम बन गई इसके लिए। तो आपको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या लिखना होता है, इसकी डेफिनेशन। फिर उसके बाद लिखना है कि अकॉर्डिंग टू लॉ, जो कि लिखा ही होगा लॉ में, कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगी, प्रोडक्ट के मासेस के, और साथ में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। जो आप दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस लोगे उसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये उसका स्क्वायर आ गया। कंबाइन करोगे तो एफ इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब आपको ध्यान ये रखना है डायग्राम बनाते हुए। मान लो आपने डायग्राम में बड़ा साइज ले लिया ऑब्जेक्ट का। ठीक है, एक ऐसे ले लिया और एक ऐसे ले लिया। तो फिर जो आप फोर्सेस शो करोगे वो फोर्सेस नहीं, मतलब जो डिस्टेंस शो करोगे वो सेंटर टू सेंटर होना चाहिए। बस इसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो सेंट्रल फोर्स होती है क्योंकि ये इसलिए। अब यहाँ पे आपको दिख रही है डायग्राम। इस डायग्राम में मैंने वैसे ही शो किया हुआ है कि दोनों की फोर्सेस लग रही है। अच्छा, ये एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं इसलिए सेम ही लाइन पे लगते हैं, इक्वल एंड अपोजिट होंगे। ठीक है, और सेम टाइप की फोर्स होगी। ओके, तो जैसे ही ये दोनों कॉन्टैक्ट में आई है, एक दूसरे की फील्ड के बीच में आए, तो ये एक दूसरे पे ना फोर्स लगाने लग पड़ेंगे, और अगर इनके पास कोई और मोशन नहीं होगा तो ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हुए आके चिपक जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मिटेओराइट आता है और वो अर्थ के ग्रेविटेशन पुल के अंदर आ जाता है, तो क्या होता है, वो धीरे धीरे आके गिर जाता है अर्थ पे। ठीक है, तो वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है उस पर। तो उसकी फोर्स या उसकी जो वेलोसिटी थी, जैसे मान लो ये अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर है, अगर उसकी निकलने की वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो वो थोड़ा सा बेंड ज़रूर होगा लेकिन अर्थ पे नहीं गिरेगा, वो ऐसे निकल जाएगा चुपचाप। ठीक है, कई बार हो सकता है डायरेक्ट ही गिर जाए तो सीधा गिर जाएगा, तब तो और फास्ट गिरेगा। अदरवाइज क्या होगा, ऐसे धीरे धीरे, क्योंकि उसके पास आगे वाली वेलोसिटी तो होगी। ठीक है, तो वो धीरे धीरे घूमते घूमते ऐसे करके गिरेगा। ठीक है, इसीलिए सरफेस के मतलब हॉरिजॉन्टली आके गिर रहे होते हैं। जैसे मान लो आपने कहीं वीडियोस में देखा होगा, तो ये अगर पर्सन यहाँ खड़ा है तो मिटेओर जो है वो ऐसे आके गिरता है ऐसे। वो इसी वजह से गिरता है, क्यों, क्योंकि ये अर्थ है, तो वो पार्टिकल बेचारा बाहर से जाना चाहता था लेकिन अर्थ के पुल ने उसको खींच लिया, तो वो ऐसे आगे गिर जाता है उस पर। ठीक है, तो ग्रेविटेशन फोर्स दो मासेस के बीच में लगती है, ऐसा न्यूटन ने बोल दिया था। और वो आपके पास ये वैल्यू लिख दी हमने डेरिवेशन में। तो ये इतनी सी है, कुछ मतलब डेरिवेशन भी नहीं बोलेंगे इसको, फॉर्मूला ही समझ लो। अब इसमें आता है एक नई क्वांटिटी जी। ठीक है, इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो ये बन जाएगा। इस जी की जो वैल्यू है वो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। ये कैसे निकलेगा यूनिट, वैल्यू तो चलो आपको याद रखनी है, यूनिट कैसे निकलेगा, यूनिट निकलेगा इस फॉर्मूले से। देखो, अगर आप यहाँ से जी की वैल्यू निकालना चाहो तो एफ के साथ जाके आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे एम और एम आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दूसरा भी देख लो, वेक्टर फॉर्म शो करनी है तो ये मैंने शो की है, डायग्राम जो वेक्टर फॉर्म की ही है। ठीक है, अब वेक्टर फॉर्म में ये देखो नेगेटिव साइन आ रहा है, दिख रहा है आपको नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन बस इतना सा इंडिकेट करता है कि अट्रैक्टिव फोर्स है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब चलो, वो तो हमने एरो से लगा भी दी थी। अब देखो, यहाँ मैंने नेगेटिव साइन नहीं लगाया, यहाँ नेगेटिव लगाने का मतलब ही नहीं है क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म को हम एरो से शो कर सकते हैं, तो मैंने एरो से शो कर दिया। सेंटर टू सेंटर फोर्स होगी तो सेंटर पे लग रही होगी। ठीक है, एक दूसरे के। और ये R1 R2 जो है वो इसकी पोजीशन वेक्टर्स हैं।
ओरिजिन से जो शुरू होते हैं उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो ये R1 R2 क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर। अब अगर इन पे कोई फोर्स नहीं लग रही है तो क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट होंगे और एक दूसरे की तरफ और जाके टकरा जाएंगे। कहाँ जाके मिलेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मिलेंगे एक दूसरे के सेंटर ऑफ मास पे, और सेंटर ऑफ मास किस तरफ होगा, जिस तरफ भारी ऑब्जेक्ट है, तो सेंटर ऑफ मास पे आके टकराएंगे। ये ज़्यादा चलेगा, ये कम चलेगा, ठीक है। तो ये मैंने लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, वहाँ आप चाहो तो चेक कर सकते हो, क्वेश्चंस किए हमने इसके। वेक्टर फॉर्म में आपको कुछ नहीं लिखना है, एक नेगेटिव साइन लगाना और साथ में एक R12 लिख देना। R12 का कुछ खास मतलब नहीं है, बस इतना मतलब है कि R12 इस तरफ को है, R21 इस तरफ को है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म है, तो वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख देना। कोई वेक्टर फॉर्म की डेरिवेशन नहीं आती है आपको, वैसे बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो इसकी डेरिवेशन आएगी, इसमें आपने डेफिनेशन के साथ ये इतना सा पार्ट लिख देना, दैट इज़ खत्म, बस इतना सा काफ़ी है, ठीक है। आप फोर्स के यूनिट एक्सप्लेन कर सकते हो कि न्यूटन होते हैं वगैरह वगैरह, वो सब लिख सकते हो आप इसमें जो चाहो। उसके बाद आता है नेक्स्ट वेरी इजी थिंग विच इज़ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इम्पोर्टेंट भी है। एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे ही बेस्ड बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं आपको, ठीक है। तो देखो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे निकालते हैं। अब ये आपको पार्टिकल दिख रहा होगा यहाँ पे, ये एक प्लेनेट के ऊपर पड़ा है, फॉर एग्जांपल के लिए अभी के लिए ये अर्थ ही है, तो ये अर्थ है। अर्थ के ऊपर एक पार्टिकल है जिसका मास है m। अब हमें पता है कि अगर मास m है तो इसका वेट क्या होगा, वेट होगा m इंटू जी। तो m इंटू जी मतलब मास इंटू एक्सलरेशन विच इज फोर्स। तो वेट इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल पुल, ये हमें पहले से पता है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में भी किया है ना। तो वो जो एम जी होता है वो वेट होता है, तो इसका मतलब वो जो वेट है वो किसके बराबर होगा, जो ग्रेविटेशनल पुल होगी। सेम ही चीज़ हुई, वही तो लग रही है। इसलिए यहाँ पे एफ की जगह वैल्यू भर दी अब हमने एम जी। तो एफ इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वेयर, और वहाँ एफ की जगह वैल्यू भरी और ये बन गया जी। बहुत ही आसान से है। अच्छा, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के जैसा ही एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। बिल्कुल सेम है, कोई भी फर्क नहीं है, ठीक है। बस ये जी से लिखा है, वो ई से लिखा है। अच्छा, ई से नहीं लिखा होता है, हो सकता है ई से ही लिखा हो, लेकिन ई जी लिख दिया करो ताकि आपको डिफ्रेंशिएट हो जाए। क्यों, क्योंकि प्लस टू में जाके एक और नई क्वांटिटी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको ई से लिखा होता है। फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड तो आपने ऑलरेडी पढ़ी, उसको बी से लिखा होता है, ठीक है, बी वेक्टर। तो आप इस ग्रेविटेशन फील्ड को ई जी से शो कर दिया करो। बाकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जैसी ही होती है वो भी, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे। जैसे आप इसमें वैल्यू पुट करोगे जी एम और आर फॉर अर्थ, ये वैल्यू बन जाती है आपकी लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉल्व करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। वैल्यूज वो होती हैं, और वो वैल्यू पोल पे होती है ना, वो अब आगे देख लेंगे फिलहाल के लिए। अब देखो, अब क्या आएगा, अब आपको एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, वैसे इस चीज़ की डेरिवेशन तो नहीं है पर आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसकी डेरिवेशन नहीं, वैसे डेरिवेशन ज़रूर है, ठीक है। तो इफ़ेक्ट किस किस के हैं वो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल के लिए आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि अगर हम जी की वैल्यू देख रहे हैं आउटसाइड द अर्थ, मतलब रेडियस के बाहर किसी भी हाइट एच पे, ठीक है। जैसे यहाँ तक तो चलो आर हो गया, उसके बाद यहाँ तक एच है, किसी भी हाइट एच पे मतलब सेंटर से एक्स दूरी पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी आउटसाइड द अर्थ सरफेस या किसी भी स्फेयर के, सॉलिड स्फेयर के बाहर, वो होगी जी एम बाई एक्स स्क्वेयर, ठीक है। इनवर्स डिवोशन जो कि यहाँ फॉर्मूला में दिख रहा है आपको, ये जो है वो सरफेस पे है, क्योंकि ये सरफेस पे पार्टिकल रखा है। अगर मैं इसको दूर कर दूंगा यहाँ पे, तो इस टाइम पे जो इसके ऊपर एक्सलरेशन लग रही होगी वो होगी जी एम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। और एच क्या होगा, एच इज हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। बस इतना सा ध्यान रखना, ये आपको ऑलरेडी पता होगा, तो बड़ी आसान सी चीज़ होती है। हाँ, इनसाइड का फॉर्मूला ज़रूर याद रखना आपने। तो इनसाइड का फॉर्मूला कैसे बनाना है, तो एक्चुअली में होता ये है कि जी एम बाय आर स्क्वायर तो होता ही है, ठीक है। इसके साथ ना एक और वेक्टर मल्टीप्लाई हो जाता है, या ऐसे समझ लो कि एक वैल्यू मल्टीप्लाई होती है जिसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी सॉल्व करने के लिए। तो जी एम बाय आर का क्यूब और साथ में आ जाएगा एक्स वेक्टर। एक्स वेक्टर का मतलब क्या है कि सेंटर से आप ये डिस्टेंस ना किसी भी साइड ले सकते हो, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, कहीं पे भी एक्स ले लो, ये फॉर्मूला लगा सकते हो आप। तो सेंटर से अगर आपको डिस्टेंस दी है, लेट सपोज दे दिया वाई,
तो आप इसका फॉर्मूला ऐसे लिखोगे GM/r³ इंटू वाई। बस ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो याद रखना इनसाइड के लिए फॉर्मूला ये होता है, आउटसाइड के लिए ये होता है। सेम टू सेम ग्रेविटेशन फील्ड के लिए भी बन जाएगा फॉर सॉलिड मास, सॉलिड स्फेयर, ठीक है। तो ये आउटसाइड का आ गया। अब ये है क्या, ये जी है, तो सेम ही फॉर्मूला होता है। अब आते हैं असली चीज़ पे, विच इज़ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको चारों इफ़ेक्ट के नाम बता देता हूँ। पहला हाइट के साथ होगा, दूसरा डेप्थ की वजह से होगा, मतलब सरफेस के ऊपर ना एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है 9.8, या पोल्स पे आपने लेनी है तो 10 लिख सकते हो उसको, ठीक है। तो देखो जी इज इक्वल टू, सॉरी, जी पे जो इफेक्ट आएंगे वो आएंगे ड्यू टू हाइट, वो हमें चेक करने होते हैं, उसकी डेरिवेशन होगी, फिर एक डेप्थ की होगी, ठीक है। फिर उसके बाद इफेक्ट ऑफ रोटेशन होगा, और एक होगा शेप की वजह से, जो कि यहीं पे लिखा हुआ है, ये वाला, ठीक है। अब अर्थ जो है ना वो बिल्कुल स्फेयर नहीं है, बिल्कुल एज इट इज़, जैसे मतलब बिल्कुल स्फेयर बोलते हैं ना, वो नहीं है। लेकिन अगर आप अर्थ को बाहर से देखोगे तो वो स्फेयर ही लगेगी। क्यों? क्योंकि उसके इक्वेटर और पोल्स में जो डिफरेंस है वो ऐसे दिखाई नहीं देता, वो बिल्कुल एकदम स्फेयर ही लगती है। इसलिए फोटोज़ वगैरह में या जो पिक्स बाहर से खींची होती हैं वो स्फेरिकल ही होती हैं। तो जो फ़र्क होता है वो बड़ा कम होता है, इसलिए हमें पता नहीं चलता, ठीक है। वैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ जनरल नॉलेज के लिए, अगर आपने याद रखनी है, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो हमने नॉर्मली आर की वैल्यू क्या लेनी होती है, 6400 किलोमीटर, ये लेते हैं, ठीक है। बट पोल्स का जो डिस्टेंस है, मतलब रेडियस जो है वो होता है, तो यहाँ पी लिख देता हूँ, आर ऑफ पोल इज 6357 किलोमीटर, ठीक है। और इक्वेटर का मेरे ख्याल से होता है, इक्वेटर का ई क्यू लिख देता हूँ, इक्वेटर का मेरे ख्याल से 63, थोड़ा ज़्यादा होता है, 7-8 होता है मेरे ख्याल से, हाँ इतने किलोमीटर होता है, ठीक है। तो ये आपके पास रेडियस होता है इक्वेटर और पोल का। अब आप इसका डिफरेंस देख सकते हो, विच इज़ लगभग 21 किलोमीटर। तो मतलब आप लिख सकते हो यहाँ पे, अच्छा ये लिखा हुआ मैंने, 21 किलोमीटर का डिफरेंस होगा इनका, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, इस इफेक्ट की वजह से यहाँ आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ लिखा है कि रेडियस ऑफ पोल जो वो छोटा है, इक्वेटर का ज़्यादा है ऑब्वियसली। तो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर। तो एक्स जो ज़्यादा है वहाँ पे जो, मतलब पोल पे, पोल का रेडियस कम है, तो जी की वैल्यू वहाँ ज़्यादा होगी, बस इतना सा केस है। तो ये आता है इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ, तो शेप की वजह से इतना सा चेंज आता है, ठीक है। अब आते हैं अगली चीज़ पे, विच इज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मैंने आपके सामने डायग्राम तो बनाई हुई है, हम इसमें थोड़ा सा और एडिट कर लेते हैं। दिस आर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। एच इज हाइट, एम इज मास। तो देखो होगा क्या, इस पॉइंट पे, मतलब इस एच हाइट पे एक ग्रेविटी, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी फील होगी इसको, वो होगी जी डैश। और एक सरफेस पे हमें पता है जी कितनी होती है वो, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एट सरफेस सरफेस पे स्मॉल जी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास GM/r का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सरफेस पे डिस्टेंस क्या होगा सेंटर से, आर, वो हमें पता है। तो बुक्स में ना आर ई से लिखा होता है, लेकिन आप आर सोल्व कर दिया करो, क्योंकि ई लिखना मतलब आर ई जो है वो थोड़ा ऐसे ही आर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमें अंडरस्टूड ही होता है कि अगर आपने स्मॉल आर लिखा है तो उसका मतलब होता है कि वो डिस्टेंस की बात हो रही है फ्रॉम सेंटर, और कैपिटल आर लिखा है मतलब रेडियस ऑफ अर्थ की बात हो रही है। तो आपने हमेशा ऐसे यूज़ कर लेना है। तो डिस्टेंसेस के लिए आपको जो वेरिएबल्स होते हैं ना वो छोटे लेने होते हैं, जैसे आर ले लिया, एक्स ले लिया, इस टाइप की वैल्यूज़, ठीक है, वो वेरिएबल्स में आ जाती हैं। अब आप हाइट पे देखो, एट हाइट एच, एच हाइट पे जाके क्या होगा, एच हाइट पे जाके इसकी जो वैल्यू है वो बन जाएगी आपके पास जी डैश इज इक्वल टू GM बाय, अब यहाँ पे आपने R प्लस एच दोनों लिख देने,
तो यहाँ लिख दो आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये बन गया। ठीक है, अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, बड़ी ही आसान सी डेरिवेशन होती है, कुछ नहीं करना है, बस इसको डिवाइड करना है, थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो देखो अब जी डैश डिवाइड कर देते हैं हम इन दोनों को, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। तो हमारे पास वैल्यू तो हमें पता ही है, तो मैं लिख देता हूँ जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू, ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा आपके पास जी एम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर, नीचे आएगा आपके पास जी एम बाय आर स्क्वायर। कुछ कट रहा होगा तो काट देते हैं, फॉर एग्जांपल जी वन कट रहा है, यहाँ वन आ जाएगा, तो इसका मतलब है जी डैश की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, विच इज जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ऊपर चल जाएगा और नीचे आ जाएगा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। आप चाहो तो इसमें से आर कॉमन निकाल लो, तो ऊपर तो आर स्क्वायर है ही है, नीचे आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है, तो वो भी आ जाएगा साथ में, अंदर बचेगा वन प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। अब इसको भी काट देते हैं, तो यहाँ वन बच गया। ठीक है, अब इसको मैं आगे लिख देता हूँ यहाँ पे, तो देखो जी डैश की वैल्यू क्या बन गई अब आपके पास, जी डैश इज इक्वल टू जी डैश अपॉन जी की वैल्यू एक्चुअली विच इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एच अपॉन आर की पावर 2। अब हमें इसको ऊपर ले जाके लिख देंगे, पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो वन प्लस एच बाय आर की पावर क्या हो जाएगी, -2। तो यहाँ पे हमने यूज़ करनी है बायनोमियल थ्योरम, तो यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, फॉर्मूला बड़ा आसान सा होता है, वन प्लस एक्स की पावर अगर -n है, ठीक है, तो ये बड़ी सारी टर्म्स बनती हैं, हमें जिसकी ज़रूरत है वो है बस फर्स्ट टू टर्म्स। तो बाइनोमियल जो एक्सपेंशन होगी उसकी दो ही टर्म्स लेंगे हम, ठीक है, विच इज़ वन प्लस पावर आगे आ जाती है, तो यहाँ आ जाएगा -n × x विच इज़ वन -n x। तो आप चाहो तो डायरेक्ट ये वन -n x लिख सकते हो। फिर उसके बाद इसको कंपेयर करना है अब इससे, ठीक है, तो देखो ये इसके साथ कंपेयर हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, तो इसका मतलब आंसर इसके जैसा आएगा, तो आंसर इसकी तरह आना चाहिए। तो इसलिए जी डैश बाई जी जो है वो बन जाएगा आपके पास वन -2h/r, ये बन गया आपके पास वैल्यू। और इसी को आपने थोड़ा सा चेंज करके लिखना है, तो जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू वन -2h/r, तो ऐसे करके आप लिख सकते हो। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब आपको ध्यान रखनी है दो चीज़ें। पहली चीज़, ये फॉर्मूला सिर्फ आप तभी यूज़ करोगे इफ़ h इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन r। एग्जाम्पल के लिए h इज़ इक्वल टू 1 किलोमीटर, आसान है, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, बस। ये भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं। तो जब छोटा h दिया होगा, ठीक है, मतलब r के कंपैरेटिवली छोटा होगा, तो फिर आपने यही फॉर्मूला यूज़ करना, तब आप ये वैलिड, तब ये वैलिड है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब r के कंपैरेटिवली h की वैल्यू दी होगी, फॉर एग्जांपल, तो एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे बोला कि h जो है वो r/2 है, मतलब 3200 किलोमीटर, विच इज़ वेरी ज़्यादा, ठीक है। तो भी, तो फिर आपने कौन सा यूज़ करना है, तो ये आप यूज़ नहीं कर सकते। अब आपको कौन सा यूज़ करना है, अब आपको यूज़ करना है जी डैश इज इक्वल टू, आप चाहो तो इसको थोड़ा सा सोल्व करके लिख सकते हैं हम, ये वाली जो क्वांटिटी है वो, ठीक है, इसी का यूज़ करना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, या फिर आप चाहो तो ये वाला यूज़ कर लो, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जी डैश अपॉन जी
कहने का मतलब बाइनोमियल थ्योरम लगाने से पहले का कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर लो, जो भी आपको अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे मेरे को ये वाला ज़्यादा ठीक लग रहा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो आपने इसी को यूज़ करना है हमेशा, ठीक है। कब यूज़ करना है? जब आर के कंपैरेटिवली एच की वैल्यू दी है, ठीक है। जैसे मान लो एच दे दिया आपको 2r, अब आर से जो बड़ी वैल्यूज़ हैं उस पे तो करना ही है, ठीक है। अगर हाइट की वैल्यू आर से ज़्यादा दे दी है, जैसे हाइट बोला, हाइट का मतलब यहाँ पे क्या है? हाइट का मतलब है सरफेस से हाइट ऊपर, ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। वैसे डेरिवेशन यही है, तो डेरिवेशन में आपको यहाँ तक करना होता है, इतना सा जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट। तो देखो मैं एक बार फिर से बताता हूँ फटाफट। जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वेयर, हाइट एच पे आर प्लस एच कर देंगे हम इसको, दोनों को डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद ये इक्वेशन को ऐसे बनाया, यहाँ पे ऐसे बनाने के बाद बाइनोमियल लगा के इसको सॉल्व कर दिया। दिस इज योर फाइनल आंसर। यहाँ तक आपको डेरिवेशन करनी है विद दिस प्रॉपर्टी कि क्या होगा। तो ये आपकी डेरिवेशन है, ठीक है।